गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 19 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो आप सभी के लिए सीजी व्यापम छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा आयोजित विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं और साथ ही सीजीपीएससी द्वारा आयोजित एक दिवसीय परीक्षाओं प्रीलिम्स और मेंस के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथ ही हम इसमें यह भी देखेंगे कि किसी भी सिलेबस का जो हिस्सा है, आपका विषय है, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए किस प्रकार के कंटेंट की आवश्यकता होती है, हम उस पर भी जोड़ देंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के पहले न्यूज़ की तरफ। उससे पहले एक बात और कि यदि मैं यहाँ पर जो शब्द का प्रयोग करता हूँ कि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स का, वहाँ पर मेरा सीधा सा मतलब होता है सीजी व्यापम द्वारा विभिन्न वनडे एग्जाम्स जो लिए जाते हैं। जैसे अभी हाल ही में हुआ आपका प्रयोगशाला परिचारक का पेपर और एक्साइज कांस्टेबल का पेपर, या व्यापम द्वारा जो भी एग्जाम्स लिए जाते हैं, जैसे सीजी सेट हो गया, ठीक है, अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स लिए जाते हैं, टेट हो गया, शिक्षक भर्ती, इन सब सारे एग्जाम्स के लिए भी ये करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें हम न केवल मेंस के उद्देश्य से, मेंस पर तो फोकस रहता ही है, लेकिन उसके अलावा भी हम एमसीक्यू का सॉल्यूशन किस प्रकार से करें उसके बारे में भी यहाँ पर सिखाया जाता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं पहले न्यूज़ की तरफ। देखिए यहाँ पर पहला न्यूज़ है। पहले देखिए कि रायपुर में रजत जयंती वर्ष पर एक कार्यक्रम हुआ जिसका नाम था श्रमिक महासम्मेलन। यह रायपुर में आयोजित किया गया था। तो यहाँ कुछ योजनाओं से संबंधित जो लाभार्थी थे उनको क्या किया गया, सम्मानित किया गया। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, जब भी हम न्यूज़पेपर का एनालिसिस करें तो हम सबसे पहले हमारी नजर जानी चाहिए कि हमारे एग्जाम्स के लिए कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी के तहत आप यहाँ पर देख सकते हैं दीदी ई रिक्शा योजना, साथ ही श्रमिकों को मकान बनाने के लिए जो पैसा मिलेगा वो किस योजना के तहत प्राप्त होता है, और एक योजना का नाम दिया गया, देखिए यहाँ पर अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना। तो हमारा दायित्व तो बनता है कि इन सारी योजनाओं का एक नज़र में हम रिवीजन कर लें, ताकि हमारा यदि सीजीपीएससी मेंस के पेपर 5 या पेपर 7 में योजनाओं वाले सेक्शन में आपसे 2 नंबर में पूछा जाए तो वो भी आपसे डील हो जाए, और साथ ही किसी भी वनडे एग्जाम्स अर्थात व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए भी यदि इस प्रकार के योजना से संबंधित, करंट अफेयर से संबंधित यदि कोई प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसको आप आसानी से कर सकें। ठीक है, तो पहला है दीदी ई रिक्शा योजना। क्या है दीदी ई रिक्शा योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो दीदी ई रिक्शा योजना की शुरुआत हुई थी 24 मार्च 2018 से हुई थी इसकी शुरुआत। ठीक है, 24 मार्च 2018 से हुई थी। इसमें कौन कौन इसके लिए पात्र हैं? तो 18 से दीदी ई रिक्शा योजना के तहत ई रिक्शा, ठीक है, इसके तहत पात्र जो हैं वो है 18 वर्ष से 50 वर्ष तक आयु की जो महिलाएं हैं। इसमें इनका शामिल होना चाहिए, इनको निर्माण, जो पंजीकृत निर्माण में महिला जो शामिल हैं वो श्रमिक, और मंडल में कम से कम 3 वर्षों से जो पंजीकृत होगा, कब से? 3 वर्षों से पंजीकृत होगा, वही इस योजना के लिए पात्र हैं। ठीक है, इसके तहत पहले कितनी रुपए की राशि, सहायता राशि दी जाती थी? 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती थी, उसे ही अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए कर दिया गया। तो आपको याद रखना है दीदी ई रिक्शा योजना की शुरुआत 24 मार्च 2018 से हुई थी। इसके तहत 18 से 50 वर्ष आयु समूह की वे महिलाएं जो निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत है और 3 वर्षों से जो पंजीकृत है उनको इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, दूसरा योजना देखते हैं, श्रमिकों को मकान बनाने के लिए कौन सी योजना लागू छत्तीसगढ़ में? तो इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना, श्रमिक आवास सहायता योजना। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 28 फरवरी 2023 को। ठीक है, इसमें कौन शामिल होंगे? इसमें भी वही कि जो श्रमिक, ऐसे पंजीकृत श्रमिक जो 3 वर्षों से, जो दीदी ई रिक्शा के लिए था वही इसमें भी है, 3 वर्षों से पंजीकृत हो इसमें एक श्रमिक के रूप में। साथ ही छत्तीसगढ़ प्रदेश में किसी भी स्थान पर स्वयं अथवा परिवार के सदस्यों के नाम से आवास न हो, पति व पत्नी दोनों के मंडल में पंजीकृत हितग्राही होने की स्थिति में योजना के तहत केवल एक ही हितग्राही को आवास क्रय करने का लाभ प्राप्त होगा। और जो श्रमिक पंजीयन मंडल में जो पंजीकृत हैं उनको पहले कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती थी? 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती थी। इसे ही बढ़ा अब कितना कर दिया गया है? 1.5 लाख रुपए कर दिया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे कब शुरुआत हुई थी मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना की?
28 फरवरी 2023 को इसके तहत जो 3 वर्षों से पंजीकृत हैं किसमें, श्रमिक मंडल में, उनको ही इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, और अब उनको 1.5 लाख रुपए अपने मकान बनाने के लिए प्राप्त हो। ठीक है, तीसरा यहाँ पे योजना का नाम लिखा है, देखिए यहाँ पर अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना। अब ये क्या है, तो अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? ये तीनों ही योजनाएं कौन से विभाग द्वारा हो रही है? श्रम विभाग। याद रखना, ये भी पूछ सकता है कि कौन सी विभाग द्वारा इन योजनाओं को लागू किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ श्रम विभाग द्वारा। अब जो अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना है, ठीक है, इसका भी शुरुआत किसके द्वारा किया गया? श्रम विभाग के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो श्रमिकों के बच्चे हैं, और कुछ दिन पहले हमने चर्चा भी किया था कि कुछ बच्चों को जो 100 सीट से बढ़ाकर 200 सीट कर दिया गया, उसी से संबंधित न्यूज आया है। इसमें मैं बता रहा हूँ ये है क्या, जो भी इनके होनहार या फिर होनहार, साथ ही जो पढ़ाई में उत्कृष्ट बच्चे हैं, देखिए योजना में ही लिखा है उत्कृष्ट योजना, तो श्रमिकों के जो बच्चे हैं उनमें से जो 100 बच्चे हैं पूरे प्रदेश में, उनको निजी स्कूल में दाखिला दिलाया जाएगा। कब से कब तक के लिए? 6वीं से 12वीं तक निःशुल्क इनकी पढ़ाई होगी। कहाँ? निजी स्कूलों में। इसी सीट को बढ़ा करके अब कर दिया गया है 200, अर्थात 200 सीट जो प्राइवेट स्कूल्स में इन्हीं बच्चों जो श्रमिक हैं, पंजीकृत श्रमिक हैं, उनके बच्चों के लिए क्या रहेगा? रिजर्व रहेगा। ठीक है, इसके तहत इनको शिक्षा, छात्रावास, भोजन, गणवेश और पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। इस योजना के लिए छात्रों का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए वही कहा गया है, अगले शैक्षणिक सत्र में इसको बढ़ाकर 100 सीट से बढ़ाकर 200 सीट कर दिया जाएगा। श्रमिक बच्चों के हित में मुख्यमंत्री द्वारा यह घोषणा की गई। कब घोषणा की जा रही है? आप ये भी याद रखेंगे, इसकी घोषणा की गई है 17 नवंबर को। कब? 17 नवंबर, विश्वकर्मा जयंती के दिन इसकी घोषणा की जा रही। तो आपको घोषणा भी याद रखना है, कब शुरू हुई यह भी याद रखना है, किस शैक्षणिक सत्र से शुरू हुई और योजना का उद्देश्य क्या है, ये सारे चीजों को आपको ध्यान में रखना। ठीक है, एक और यहाँ पर हमारे सामने आया है जिसका नाम है आदि कर्मयोगी अभियान। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस आदि कर्मयोगी अभियान की भी कब हुई जी? 17 नवंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा ये अभियान, 2 अक्टूबर तक 2025 में। इसका नाम है आदि कर्मयोगी अभियान। इसके तहत क्या किया जाएगा? इसके तहत किया जाएगा जनजातीय समुदायों के जो सशक्तिकरण और उत्तरदायी सरकार या शासन, सशक्तिकरण और उत्तरदायी शासन को बढ़ावा देना। ठीक है, उत्तरदायी शासन को, ये भारत सरकार की एक राष्ट्रव्यापी पहल है। इसके तहत क्या किया जाएगा? इसके तहत 20 लाख आदि कर्मयोगी कैडर तैयार किया जाएगा, जो गांवों में जा जाकर, कहाँ? गांवों में जा जाकर जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं है उसका क्या करेंगे? प्रचार प्रसार करेंगे। ठीक है, समझ में आया? देखिए यहां पर लिखा है, ये जो अभियान के तहत, आदि कर्मयोगी अभियान के तहत ट्राइबल विजन डॉक्यूमेंट 2030 तैयार किया जाएगा। इसको भी आप याद रखेंगे, ट्राइबल विजन डॉक्यूमेंट 2030, जो दीर्घकालीन विकास का रोड मैप भी बनेगा। आदिम जाति विकास मंत्री ने कहा कि आदि कर्मयोगी अभियान के माध्यम से देश के 11 करोड़ से अधिक आदिवासियों के विकास को नई दिशा और गति मिलेगी। इस दौरान शिष्यवृत्ति और भोजन सहायता के तहत 6.2 करोड़ राशि अंतरित की गई। तो आपको लिए जो इंपॉर्टेंट हो सकता था आपके वनडे एग्जाम्स के लिए, सीजी व्यापम के द्वारा आयोजित एग्जाम्स के लिए, ठीक है, इन सारे एक एक बेसिक पॉइंट से जो क्वेश्चन बन सकते थे उसका हमने यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। अब देखिए अगला न्यूज है पीएम आवास को लेकर के। ठीक है, अब इस पीएम आवास में कल जब 17 नवंबर को विश्वकर्मा जयंती के दिन और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के दिन पर कुछ योजनाओं का मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में उल्लेख किया है। उन्हीं योजनाओं का हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे लिए जो एग्जाम्स के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, हम उसी को ही डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ चीजें यहाँ पर उन्होंने, देखिए पीएम आवास योजना शहरी के 11,000 लाभार्थियों को गृह प्रवेश भी कराया। तो ये गृह प्रवेश कराया, जैसे गृह प्रवेश शब्द पढ़ते हैं हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट 2025-26 में मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना का प्रावधान किया गया था छत्तीसगढ़ के बजट में। ठीक है, उसी के तहत ही ये जो 11,000 लाभार्थियों को गृह प्रवेश कराया गया है, इसी के तहत है। तो आपसे पूछा जाए प्रीलिम्स में या फिर किसी व्यापम के एग्जाम में कि मुख्यमंत्री गृह प्रवेश योजना का सम्मान योजना का संबंध किस
किस क्षेत्र से है, किस योजना से, तो आपको याद रखना है ये जो पीएम आवास योजना के तहत जो भी लाभार्थी हैं उनको गृह प्रवेश कराया जाता है इसके माध्यम से। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। साथ ही इसमें कुछ और अभियान या योजनाओं का नाम दिया गया है, इसको भी आपको ध्यान रखना है कि अंगीकार 2025 अभियान क्या है। ठीक है, क्या है अंगीकार 2025 अभियान। तो इसमें भी ये सिर्फ अभियान है और ये कब से कब तक चलेगा, ये चलेगा आपका अंगीकार अभियान 4 सितंबर से 31 अक्टूबर तक। कब तक चलेगा, 4 सितंबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें होगा क्या, तो जो पात्र परिवार हैं उन तक आवास पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जो भी पात्र परिवार हैं उन तक क्या किया जा रहा है, आवास पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसी को नाम दिया गया है अंगीकार 2025 अभियान। आप याद रखेंगे इसका उद्देश्य क्या है कि आवास को उन लोगों तक पहुंचाना जो पात्र हैं, लाभार्थी होने के, लाभार्थी हो सकने के जो योग्य हैं। और दूसरा कब से कब तक चलेगा, तो 4 सितंबर से 31 अक्टूबर तक यह अभियान चलाया जाएगा। ठीक है, अगला है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2.0। आपको पता है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो पहला है वो कब आया था, कोविड के दौरान। आप सबने देखा होगा कोविड के दौरान जो रेहड़ी या ठेला लगाने वाले हैं हमारे शहरों में, आप जो भी शहरों में रहते हो देखे होंगे कि मैक्सिमम चीज़ें आपकी सब्जी, ठीक है, फल और जो दैनिक उपयोग के सामान है वो सब रेहड़ी वाले ठेला वाले लोग ही आपके गलियों में आकर बेचते हैं। ठीक है, तो कोरोना काल में क्या हुआ था, इन लोगों का जो व्यापार है, आजीविका है, वो ठप पड़ गया था। तो इन्हीं लोगों को संसाधन मुहैया कराने के लिए ही स्वनिधि, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत उनको एक अमाउंट, ठीक है, पहले जो है उन लोग को 10,000 20,000 रुपए अलग अलग प्रकार के कार्यशील पूंजी मुक्त ऋण प्रदान किए जाते थे। तो अब जाकर के प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो 2.0 है उसको बढ़ा करके इसका डेडलाइन जो बढ़ा करके कब तक कर दिया गया है, 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है। यह विस्तार अगस्त 2025 में कैबिनेट द्वारा स्वीकृत किया गया था। ठीक है, जो ऋण की अवधि कब तक थी, 31 दिसंबर 2024 से आगे बढ़ के कब हो गई है, मार्च 2030 तक। ठीक है, अब ये है क्या, इसके तहत क्या होगा, एक बार इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, इसके लाभार्थी होंगे जो शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर्स हैं, अर्थात सामान्य शब्दों में जिसको रेहड़ी या ठेला वाले कहते हैं, तो उन्हीं स्ट्रीट वेंडर्स को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अब उनको जो है 10,000 20,000 और 50,000 के कार्यशील पूंजी मुक्त ऋण प्रदान किए जाएंगे। साथ ही ब्याज सब्सिडी कितना दिया जाएगा, समय पर ऋण चुकाने पर आपको 7% की ब्याज में सब्सिडी भी दी जाती है। यदि आप समय पर ऋण चुका देते हैं तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाएगा, 7% का छूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी लिखा है भारत सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2.0 शुरू की है। यह बुधवार से पूरे प्रदेश में लागू हो गई। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2.0 कब से लागू हुई, तो बुधवार से। बुधवार में को कौन सा तारीख था, 17 नवंबर विश्वकर्मा जयंती के दिन से पूरे प्रदेश में लागू हो गई है। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, फैक्ट, एक एक फैक्ट आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। आपको यदि रिवीजन करना है तो आप इसको 1.5x की स्पीड में बढ़ाकर सुन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हर न्यूज आपके एक एक एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं। अब यहाँ पे उतना हमारे लिए बाकी काम की चीज नहीं है। ठीक, बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगले न्यूज की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज बता देता हूँ कि आपको याद होगा या फिर आप पलट करके देखेंगे वर्ष 2021 या 22 के सीजीपीएससी प्रीलिम्स के पेपर में। ठीक है, प्रीलिम्स के पेपर में मैं जहां तक याद कर पा रहा हूँ 2022 का ही प्रीलिम्स का पेपर था। उसमें पूछा गया था आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जी किस गांव के आदर्श गोठान, उस समय गोठान योजना चल रहा था, तो किस गांव के जो गोठान को देखने के लिए गए थे या विजिट में गए थे। ठीक है, और वहां पे ऑप्शन भी दिया था गांव का नाम। इसी के आधार पर देखिए, मैं बारीकी से जो चीज समझा रहा हूं उसको समझने का प्रयास कीजिए कि कौन सा फैक्ट कब पूछ दे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हो जाता है जब कोई बड़ा पर्सनालिटी केंद्र स्तर का या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हमारे प्रदेश में विजिट करने आता है। तो इसी से संबंधित न्यूज है कि जो हमारे देश की केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक है, कौन, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, उनका नाम क्या है, अन्नपूर्णा देवी। तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि हमारे देश की केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, अन्नपूर्णा देवी। इन्होंने दौरा किया किसका, निमोरा स्थित मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का। अब आपके लिए प्रश्न बन जाता है कि जो केंद्रीय महिला विकास मंत्री हैं, ठीक है, कौन, अन्नपूर्णा जी, अन्नपूर्णा, ठीक है, इन्होंने कहाँ का दौरा किया, किस मॉडल आंगनबाड़ी का दौरा किया था।
तो उसका नाम है निमोरा, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर हमारे लिए कुछ भी ऐसा नहीं है। बाकी आपको पता है पिछले हम वीडियो एनालिसिस में हमने चर्चा किया है कि 17 नवंबर से 2 अक्टूबर तक क्या सशक्त नारी सशक्त भारत अभियान का शुरुआत किया गया मोदी जी के द्वारा। कहाँ से? मध्य प्रदेश के धार जिले के भैंसोला गांव से, ठीक है। साथ ही वहाँ पहले पीएम मित्र पार्क की स्थापना की गई, देखिए। और उसी के दिन से अर्थात 17 नवंबर से ही 8वां राष्ट्रीय पोषण माह, यहाँ पे लिखा होगा देखिए, 8वां राष्ट्रीय पोषण माह की भी शुरुआत की गई। राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत, 8वें संस्करण की शुरुआत, सशक्त नारी सशक्त परिवार की, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की भी अभियान की शुरुआत भी की गई, ठीक है। तो यहाँ के हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी मॉडल आंगनबाड़ी निमोरा का विजिट किया था, ठीक है। अगला जो न्यूज है वो है नक्सली से लेकर के। यहाँ पर मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। आप में से जो अभी तक लगातार मेंस लिख रहे हैं, ठीक है, या अभी तक या लिखने वाले हैं, ठीक है, या तैयारी कर रहे हैं, आप मुझे बताएंगे कि लगभग हर साल हम लोग नक्सली पर निबंध तैयार करके जाते हैं कि नहीं, आप मुझे बताइए, ठीक है। बाकी आपके पेपर 6 के पार्ट 3 जो छत्तीसगढ़ का कल्चर है या सामाजिक परिदृश्य, उसमें चुनौतियां पूछा जाता है जनजातीय क्षेत्रों में, छत्तीसगढ़ के समक्ष विद्यमान चुनौतियां, तो उसमें हम नक्सलवाद की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं बड़े स्तर पे जाऊं, जैसे पिछले वर्ष ही बस्तर दशहरा पूछा गया था, वैसे ही क्या छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के ऊपर हम लोग हर साल निबंध तैयार नहीं करते हैं। लेकिन आपको याद होगा आखिरी बार नक्सलवाद की समस्या पर 2014 में निबंध पूछा गया था, ठीक है। तब से लेकर 11 साल हो गए, अभी तक निबंध नहीं पूछा गया है। इसी बीच एक डेडलाइन आती है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा कि 31 मार्च 2026 तक देश को, सिर्फ प्रदेश को नहीं, देश को नक्सल मुक्त करेंगे, ठीक है, नक्सल मुक्त करेंगे। तब आपको क्या नहीं लगता कि ये आने वाले समय में आपके मेंस का ऐसे का हिस्सा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ आपके लिए इस पूरे न्यूज़ में इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं, बस आपको याद रखना है कि कैसे इस डेडलाइन के साथ केंद्र और राज्य की सरकारें और जवान जो फोर्स है वो आगे बढ़ी हैं और नक्सलियों को बैकफुट पर धकेला है। तभी नक्सली लगातार मांग कर रहे हैं कि हम सीज फायर चाहते हैं। जबकि हमारे प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने कहा है कि नक्सलियों की मांग स्पष्ट ही नहीं है, क्या बात करें, हमारी पुनर्वास नीति को माने। तो यहाँ इस पूरे न्यूज में आपको सिर्फ मुझे ये बताना था कि जो छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सली पुनर्वास नीति है, आप इसको जरूर पढ़ें। नक्सली पुनर्वास नीति, इसका मैं पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आप टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर के इस नक्सली पुनर्वास में क्या क्या चीजें शामिल हैं आप इसको देख सकते हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जब आप नक्सलवाद पर निबंध लिखेंगे तो सरकार के प्रयास भी लिखेंगे, और सरकार के प्रयास में आपको इस नक्सली पुनर्वास नीति को लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये तभी लिख पाएंगे ना जब आप इसको पढ़े रहेंगे, ठीक है। तो आप जरूर एक बार नक्सल पुनर्वास नीति पढ़ें, ठीक। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। ये बस्तर से खबर है, पहले हम लोग न्यूज देख लेते हैं। कांकेर नहीं है, ये कांगेर घाटी है, इसको याद रखेंगे। कांगेर घाटी में एक और रहस्यमय ग्रीन गुफा, अब ये इसको नाम याद रखेंगे, इसका नाम है ग्रीन गुफा। तो ग्रीन गुफा को हम ग्रीन में ही लिख लेते हैं, ग्रीन गुफा, ठीक है। ग्रीन गुफा, वन विभाग की खोजी टीम ने इसको खोज निकाला है, ठीक है। अभी क्या है हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में कई रहस्यमय गुफाएं हैं, जिनमें कुटुमसर और कैलाश गुफा प्रमुख है। तो कुटुमसर और कैलाश गुफा, यहाँ 3 फैक्ट है। कौन से जिले में है? बस्तर जिले में। किस राष्ट्रीय उद्यान के तहत? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के तहत, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब इसमें ग्रीन गुफा भी जुड़ने वाली है, यह 10 किलोमीटर दूर कुटुमसर गुफा के ही पास है, ठीक है। इस ग्रीन गुफा का भीतरी हिस्सा कुटुमसर गुफा की तरह ही 60 से 80 फीट चौड़ा है, ऊंचा है। भीतर भी चूना पत्थर के बड़े स्टेलेक्टाइट्स हैं। तो आप 2 चीज पढ़ते हैं, स्टेलेक्टाइट्स और लेगमाइट्स, ये क्या है अभी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। ये दोनों चीजों से मिलकर के गुफा का निर्माण होता है। और स्टेलेक्टाइट्स में लाइकेन फैला हुआ है, ठीक है। ये सारी गुफाएं हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? कुटुमसर और कैलाश गुफा को विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल किया गया है, ध्यान रखेंगे आप। क्या है? कुटुमसर और कैलाश गुफा को विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल किया गया है, किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। तो इसी में प्रश्न उठता है कि स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट्स होता क्या है, जिसके माध्यम से ये जो प्राकृतिक गुफाएं हैं, खासकर कांगेर वैली नेशनल पार्क के अंतर्गत जो गुफाएं हैं, जैसे आपका वही कुटुमसर गुफा, कैलाश गुफा, अब ग्रीन गुफा, ये ग्रीन कलर का देखा जा सकता है। ग्रीन कलर क्यों है?
ये ग्रीन कलर इसलिए है क्योंकि लाइकेन चिपक गए हैं किसमें, स्टेलेक्टाइट्स में, और ये लाइकेन जो है ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट्स होते क्या है। गुफाओं में दो प्रकार की चूना पत्थर की संरचनाएं पाई जाती है। तो पहला आपके लिए एमसीक्यू बनता है व्यापम की परीक्षाओं के लिए कि स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट्स किस चीज से बना होता है, तो चूना पत्थर से बना होता है। ठीक है, जिन्हें स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट्स कहा जाता है। स्टेलेक्टाइट्स छत से लटकते हैं, तो छत से जो लटकता है उसको बोला जाता है स्टेलेक्टाइट्स। ठीक है, जो कैल्शियम कार्बोनेट युक्त पानी के टपकने से बनते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसमें। ठीक है, वहीं स्टेलेग्माइट्स जो होता है वो खनिजों से युक्त बूंदों के रूप में बनते हैं जो जमीन पर गिरती है। तो छत पर जो लटकते हैं उसको बोला जाता है स्टेलेक्टाइट्स, और जो जमीन पर, देखिए ये गुफा आपका, ठीक है, तो जो छत पर लटकते हैं, छत पर जो लटकते हैं उसको बोला जाता है स्टेलेक्टाइट्स, और जो जमीन पर रहते हैं उसको बोला जाता है स्टेलेग्माइट्स। ठीक है, चूना पत्थर एक औषधि चट्टान है। अब यहाँ पे चूना पत्थर के बारे में भी आपके बता दिया गया थोड़ा फैक्ट। चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टान है, एक औषधि चट्टान है जो मुख्यतः किससे बनती है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, और एक गुफाओं में रासायनिक अपक्षय नामक प्रक्रिया के दौरान बनती है। देखिए, इस प्रकार की न्यूज को इतनी बारीकी से पढ़ने से आपको न केवल खनिज, गुफा, ठीक है, के संबंध में फैक्ट प्राप्त होते हैं, बल्कि आपके हर एक एमसीक्यू को कैसे सॉल्व किया जा सकता है उसके बारे में बारीकी से यहाँ पर सिखाया जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए चूना पत्थर क्या है और ये कैसे बनते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, अब एक शब्द है लाइकेन। लाइकेन हम जनरली साइंस के बायोलॉजी में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। लाइकेन देखने में पपड़ी, पत्ते या बाल जैसे आकार के होते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है लाइकेन कैसा होता है, तो पपड़ी, पत्ते या बाल जैसे आकार के होते हैं। ये पेड़ों की छाल, चट्टानों और अन्य सतहों पर चिपके हुए दिखते हैं। इनका रंग हरा, पीला, भूरा, नीला या लाल हो सकता है। तो आपको रंग भी याद रखना कैसे हो सकता है ये। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और अब यहाँ पर है बस्तर में पर्यटन का विकास और प्रकृति का खजाना बस्तर में कैसे हमको दिखने में आता है। तो आप जब पर्यटन के संबंध में आपसे पूछा जाएगा तो आप इसका उदाहरण दे सकते हैं। अगला न्यूज है चरोटा भाजी को लेकर के, जो छत्तीसगढ़ में आप जानते हैं कि भाजी का कितना महत्व है। ठीक है, तो इस पूरे न्यूज में हमको पढ़ना था इस चरोटा भाजी के बारे में। यहाँ से एक प्रश्न बनता है आपसे, आपके प्रश्न पत्र 6 मेंस की बात कर रहा हूँ, मेंस में आपसे पूछा जा सकता है पेपर 6 में कि छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले 5 भाजियों के नाम, 10 भाजियों के नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के भाजियों का नाम जान लें। इससे पहले हम इन भाजियों का महत्व देख लेते हैं। जैसे चरोटा भाजी के बारे में आपसे कहा गया है यहाँ पर, इनका आयुर्वेदिक महत्व है। कैसे, तो इनकी पत्ती, बीज का उपयोग किया जाता है, चर्म रोग में अच्छा काम करता है। इस भाजी को खाने से पेट संबंधी रोग भी दूर होते हैं। खांसी, एक्जिमा व आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए औषधि माना गया है। शुगर में भी उपयोगी है, साथ ही अन्य बीमारियों के लिए भी बड़ी कारगर की चीज है। तो जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ में, और उसमें खान पान वेशभूषा के अंतर्गत, जो खान पान के अंतर्गत है आपकी भाजी आता है, और उस भाजी में चरोटा भाजी का महत्व या अन्य किसी भी भाजी का महत्व पूछेगा तो आप इसके महत्व में इसी चीज को शामिल करेंगे। तो आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले भाजियों का महत्व क्या है। तो महत्व में तो और भी चीजें, जैसे सांस्कृतिक महत्व में, क्योंकि इससे स्थानीय पहचान मिलती है, चरोटा भाजी और कहीं नहीं पाया जाता है, अर्थात खाने के रूप में मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, इसमें विविधता होती है, ये परंपराओं, विशेष परंपराओं पर इसका क्या किया जाता है, भोग किया जाता है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में और कौन कौन से भाजी पाई जाती है। तो मैं आपको 8-10 भाजी के नाम बताऊंगा, बाकी आप और सर्च करेंगे क्या क्या भाजी होता है। ठीक है, देखिए आप सुने हैं कि नहीं सुने हैं आप मुझे बताएंगे, और कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि मेरे से कुछ छूट जाएगा तो उस भाजी को आप कंप्लीट करेंगे। कौवा केना भाजी, ठीक है, क्या क्या है, कौवा केना भाजी, चौलाई भाजी, कोयलारी भाजी, मुनगा, बोहार भाजी, बथुआ भाजी, करमत्ता भाजी, चेंच, अमारी भाजी, पोई भाजी, चुनचुनिया भाजी, तिनपनिया भाजी, नूनिया भाजी, सिलियारी भाजी, चना भाजी, लाकड़ी भाजी, कांदा भाजी, खोटनी भाजी, पटवा भाजी। ये मैंने जो भी इसके बारे में जानते थे या नहीं जानते थे इसको नोट कर लीजिए, और यदि लगता है आपको और कोई भाजी के नाम बचे हैं तो उसको प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, इन सारे भाजी ये छत्तीसगढ़ी भाजी है। बाकी मैं पालक लाल भाजी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो राष्ट्रीय स्तर की भाजी है, तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जिसको छत्तीसगढ़ से बाहर साग बोला जाता है। ठीक है, आप दिल्ली हरियाणा तरफ जाएंगे तो उसको भाजी नहीं साग बोला जाता है। तो देखिए ये चरौटा भाजी का महत्व है, और ये मार्केट में बिकता है, इसीलिए देखिए तोड़ने के लिए जंगल पहुंच रही महिलाएं। ये कबीरधाम के अंदर पंडरिया ब्लॉक के का न्यूज है, जहां पर लोग गाड़ी में भी जंगल में इसको तोड़ने पहुंच रहे हैं। 40-50 रुपए किलो में बिकता है इसका बीज।
ठीक है, उसका इंपॉर्टेंट है। मैं जहाँ जैसे जानता हूँ, इसके व्यापारी इसको 40-50 रुपये प्रति किलो के दाम में खरीदकर ग्रामीण इससे आय अर्जित करते हैं, और बदले में जैसे हम लोग जब छोटे थे तब हम लोग देखते थे, इसके बदले गाँव के लोग नमक खरीदते थे, नमक के व्यापारी आते थे और उसके बदले में नमक देकर चले जाते थे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे भाजी के नाम, भाजी का महत्व। अगला न्यूज है, एशिया के इकलौते साइफन सिस्टम बांध के खुले गेट। तो पहला यहीं पे आपके लिए पहला एमसीक्यू बन गया। एशिया का इकलौता, न केवल भारत का बल्कि पूरे एशिया का इकलौता साइफन सिस्टम बांध है, वो कहाँ है? धमतरी में। देखिए यहाँ पर धमतरी का जिले का मैप है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। इसका नाम है माडूसिल्ली मुरुमसिल्ली जलाशय। ठीक है, आप मैप में देख सकते हैं माडूसिल्ली मुरुमसिल्ली जलाशय, जो किस नदी पर बनी है जी? सिलियानी नदी पर बनी है। किस जिले में है? धमतरी जिले में है। तो हम पहले बेसिक कवर कर लेते हैं कि माडूसिल्ली मुरुमसिल्ली जलाशय का निर्माण कब हुआ। इसकी स्थापना होती है 1923 में। कब होती है? 1923 में। किस नदी पर होती है? तो सिलियारी नदी पर होती है। इसका उपनाम क्या है जी? इसका उपनाम है बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव। ठीक है, परियोजना छोटे लाल श्रीवास्तव। अभी छोटे लाल श्रीवास्तव कौन है वो आप एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, इसके निर्माणकर्ता कौन थे? इसके निर्माणकर्ता थे मैडम सिल्ली। मैडम सिल्ली, इसीलिए इन्हीं के नाम पर ही ये जलाशय का नाम पड़ गया। ठीक है, ये एशिया का पहला साइफन बांध है जो पूर्णतः ब्रिटिश तकनीक पर आधारित है, और यह मिट्टी से भरा तटबंध बांध है। ठीक है, मिट्टी से भरा क्या है? तटबंध बांध है। तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं न्यूज क्या आई है। मॉडर्न सिल्ली बांध में पानी का भराव होती 34 गेट से शुरू हुई निकासी। ठीक है, तो हमने सारा फैक्ट पढ़ लिया। कहाँ है इंपॉर्टेंट आपके लिए? ये है, इस बांध की खासियत, ये आपको किसी नोट्स में नहीं मिलेगा, आप इसको एड ऑन कर सकते हैं। इस बांध की खासियत ये है कि पानी का भराव होते ही बांध के गेट खुद से खुल जाते हैं। और टोटल कितने गेट हैं? 34 साइफन गेट हैं, जो पानी बांध जैसे भरता है खुद ब खुद इसके गेट खुल जाते हैं। इसी को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक लोग पहुंच रहे हैं। ठीक है, इनके अनुसार बांध की जो क्षमता है, जो जल संसाधन विभाग, यदि आपको और एक्स्ट्रा फैक्ट लिखना, कभी 4 नंबर है, मान लो आपके मेंस के पेपर 5 ज्योग्राफी में या फिर पेपर 6 से पूछ दिया जाए पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप याद रखें बांध की कुल क्षमता है 5.8 टीएमसी। ठीक है, इसमें इतने टीएमसी का भराव हो चुका है। कुल जल भराव होते ही साइफन गेट खुद से खुल जाते हैं। वहीं पानी जब निकासी होकर सिलियारी नदी में जाता है तो दृश्य काफी मनोरम रहता है। ठीक है, यही कारण है कि जब गेट खुलने की जानकारी लोगों तक पहुंची तो बांध क्षेत्र में भीड़ जुटने लगी। ठीक है, अगला जो न्यूज है वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर के है। कुछ नियम है जो ये आपके कहाँ काम आएगा, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, ये आपके निबंध में काम आने वाला है। निबंध, क्योंकि आने वाले समय में जल संकट पर निबंध पूछा जा सकता है, और आप 2017 आप जाकर के 2017 में देखेंगे। ठीक है, 2017 में तो आपसे निबंध पूछा गया है। आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निबंध देखेंगे जाकर के, तो भारत में गिरता हुआ भूजल स्तर के बारे में आपसे दिया गया, गिरता हुआ भूजल स्तर। ठीक है, आप एक बार इसको विजिट करेंगे। ठीक है, उस पर और आपके धारणी विकास पर तो लगातार क्वेश्चन आ ही रहे हैं। इस बार 2024 में भी आया धारणी विकास पर, उससे पहले 2018 में भी आया है। तो धारणी विकास पर तो यूज कैसे करना है, एज एग्जाम्पल यूज करना है कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगाया गया था कहाँ? रायपुर में। तो इसलिए 26 लोगों पर क्या की गई है? कार्रवाई की गई है। नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि यदि आपका जो मकान है 1500 वर्ग स्क्वायर फीट से ज्यादा है, 1500 वर्ग फीट से ज्यादा पर निर्माण होता है, तो आपको वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य है, और यदि नहीं लगाते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है आपसे पेपर 5 के आपकी ज्योग्राफी सेक्शन में पूछा जा सकता है, या फिर इन्वायरमेंट में पूछा जा सकता है कि भूजल स्तर को रोकने के लिए या जल संकट को दूर करने के लिए या जल संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास अपनाने चाहिए। तो उसमें एक होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। क्या होता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ लेंगे। ठीक है, हम लोग सिर्फ यहाँ पर एज एग्जाम्पल मैं समझाना चाह रहा था, मेरा काम यहाँ पे पूरा हुआ। ठीक है, आपने यदि इतिहास पढ़ा होगा तो आप देखे होंगे वाटर सिस्टम एक चलता था। क्या चलता था? वस्तु विनिमय। अर्थात यदि मेरे पास गेहूं है और आपके पास कोई सामान है, जैसे जूता है, बैग है, तो आप उसके बदले मुझे क्या देंगे? वस्तु देंगे। ठीक है, वैसे ही अभी चाइना, देखिए गेहूं देकर चाइनीज कार खरीद रहा है रूस। तो बार्टर सिस्टम आज भी जिंदा है। कैसे काम करता है आप देख सकते हैं। बार्टर मतलब होता है वस्तु विनिमय प्रथा, अर्थात जो प्रतिबंध लगाया गया है यूरोपीय देशों के द्वारा और अमेरिका के द्वारा, उससे बचने के लिए रूस ने सामान के बदले सामान का तरीका निकाला है।
ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अमेरिका या किसी देश जो शक्तिशाली देश की तरफ प्रतिबंध लगाया जाता है तो लोग अपने व्यापार को जारी रखने के लिए किस किस चीज़ का सहारा लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ मुझे बताने का यहाँ पर उद्देश्य ये था कि बार्टर सिस्टम आज भी चलता है और कैसे चलता है, या प्रीवियस जो प्राचीन कालों में चलता तो नहीं समझ सकते हैं, तो इसके माध्यम से आप समझने का प्रयास करिए कि रूसी गेहूं के बदले चीनी कारें दिया जा रहा है, लेन देन हो रहा है, ठीक है। भुगतान अनाज में करने को भी कहा है किसने, चीनी कंपनी, आप हमारे अनाज में भुगतान कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला जो न्यूज़ है वो हमारे फॉरेन पॉलिसी के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि फॉरेन पॉलिसी में हमेशा किसको ध्यान में रखा जाता है, सबसे पहला राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा। और इस सुरक्षा के बहुत सारे पैमाने मैंने आपको बताया था। इसमें आता है नागरिकों की सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना सुरक्षा, ठीक है, इत्यादि, ये सब सुरक्षा में आते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई दिया किसने, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। उन्होंने कहा कि भारत रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में उनका योगदान सराहनीय है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में प्रभावशाली उपलब्धियां हासिल की हैं। मोदी जी ने अपने काम से देशवासियों को उच्च सम्मान और विश्व मंच पर रुतबा हासिल किया। मोदी जी ने फिर बाद में उनके रिप्लाई में कहा कि हम दोनों अर्थात रूस और भारत विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये शब्द बताता है कि आने वाले जो नवंबर दिसंबर में रूस के राष्ट्रपति भारत आने वाले हैं द्विपक्षीय वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए, उसमें इसी विशेष और विशेषाधिकार जो रणनीतिक साझेदारी है इसको आगे बढ़ाने पर बातचीत की जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है भारत और रूस के बीच में किस प्रकार का संबंध है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में, इन्हीं क्षेत्रों पे हमारा संबंध है। तो इसको आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। पेपर 7 के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में आपको पता है कि ट्रंप टैरिफ से अमेरिका को निर्यात में इस साल की सबसे बड़ी गिरावट आई है। जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया है, 25% का टैरिफ प्लस 25% का पेनाल्टी रूस से तेल खरीदने के कारण, ठीक है। तो देखिए GTRI ने कहा है कि भारतीय उत्पादों की मूल्य प्रतिस्पर्धा घटी है, जून से लगातार गिर रहा है निर्यात, ठीक है। और यहाँ पर कुछ चिंताएं जताई गई हैं। $35 अरब का लगेगा झटका, क्योंकि अगर 50% टैरिफ चालू वित्त वर्ष के अंत तक लागू रहता है तब यह बड़ा झटका होगा, क्योंकि भारत के माल निर्यात में अमेरिका का हिस्सा 20% है। भारत जितना माल निर्यात करता है उसका 20% किसको बेचता है, अमेरिका को। और आपको ये भी पता है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक जो साझेदार है वो कौन है, अमेरिका ही। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का, कौन सी अर्थव्यवस्था भारत का सबसे बड़ा क्या है, व्यापारिक साझेदार है। तो आपको याद रखना है अमेरिका। मई में आखिरी बार अमेरिका को बढ़ा था निर्यात, क्योंकि हम वस्तु निर्यात करते थे, लेकिन जुलाई और अगस्त में हम लोग किसका सामना कर रहे हैं, टैरिफ का सामना कर रहे हैं। उससे क्या हुआ है, हमारे निर्यात में कमी आई है। आप यहां से सारा डेटा देख सकते हैं, ठीक। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अभी हाल ही में आपको पता है GST 2.0 का अनावरण होने वाला है, 22 सितंबर से लागू हो जाएगा। पहले जो 4 स्लैब होता था GST का, वो बदल गया 2 स्लैब में। इस 2 स्लैब कौन कौन से होंगे, 5% और 18% के स्लैब होंगे। पहले ये 5, 12, 18 और 28% के होते थे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तो आपसे आपके पेपर 5 इकोनॉमी में पूछा जा सकता है कि GST में सुधार के क्या फायदे होने वाले, इसके क्या महत्व है। तो आप देखिए यहीं पे लिखेंगे, ठीक है। 2 लाख करोड़ की GST सुधारों से 2 लाख करोड़ बढ़ेगी GDP। लोगों के पास होगा ज्यादा पैसा, लोगों के पास होगा ज्यादा पैसा तो लोग सेविंग करेंगे, और सेविंग करेंगे और मार्केट में क्या करेंगे, उसको खर्च करेंगे। और मार्केट में जब खर्च करते हैं, क्रय शक्ति क्षमता बढ़ती है, क्रय शक्ति उनकी परचेसिंग पावर बढ़ती है, तो मार्केट में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उससे इकोनॉमी चल पड़ती है। देखिए यहाँ पर लिखा है 99% वस्तुओं पर 12% की जगह अब 5% लगेगा कर। कर संग्रह में 3 गुना होगी वृद्धि, ठीक है। और साथ ही लोगों के जो पास है वो पैसा, हाथ में ज्यादा पैसा होगा, बचत करेंगे, ठीक है। जिससे FMCG जो कंपनी है, वाहन से लेकर अन्य क्षेत्रों को भी इससे फायदा होने वाला है। तो आपको जब पूछा जाए GST में सुधार है, कर कोई भी कर संबंधी सुधार होते हैं, उसके क्या क्या फायदे होते हैं, तो यहाँ से होते तो बहुत सारे, लेकिन हम चूंकि न्यूज एनालिसिस कर रहे हैं तो जो न्यूज में दिया रहता है उसे ही हम अपने कंटेंट के रूप में यूज करते हैं। तो आप 2-3 जो सुधार यहाँ बताया गया कि GDP कैसे बढ़ेगी, लोगों का सेविंग्स कैसे बढ़ेगा, मार्केट कैसे चलेगी, ठीक है, कर संग्रह कैसे बढ़ेगा, उसको आप एज ए एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। अगला न्यूज है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है किसान तो जरूरी हैं, लेकिन पराली जलाने वाले गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। आपको पता है कि हर साल दिवाली के आसपास दिल्ली में प्रदूषण का स्तर क्या हो जाता है, ठीक है।
तो प्रदूषण के स्तर को रोकने के लिए पराली जलाने को रोकना पड़ेगा। इसमें वाद विवाद हुआ, इसमें निष्कर्ष यही निकल के आता है कि किसान की शिकायत जायज़ है कि किसान के पास संसाधन नहीं है कि पराली को लोग सही से उनका मैनेजमेंट कर सकें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दो चार या फिर जो अल्पसंख्यक किसानों के बिहाफ पे बहुसंख्यक आबादी को प्रदूषण के जहर में झोंक दिया जाए। तो इसके लिए सरकार ने कहा है कि आप इसके लिए क्या करें, व्यवस्था बनाइए। ठीक, 3 हफ्ते में मांगा गया है प्लान। देखिए क्या है, ये डेटा दिया गया है, हर सर्दी में खराब होती है एनसीआर की हवा। 2024 में 156 दिन, 2023 में 159 दिन खराब हवा थी। ठीक है, और ये पराली जलाने की घटनाएं चिंताजनक हैं जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, अर्थात गिरावट आ रही है पहले की तुलना में। था काम तो हो रहा है लेकिन तुलनात्मक रूप से धीरे धीरे हो रहा है। देखिए पहले पंजाब में 2022 में 49,000 घटनाएं सामने आई थी, 36,000 2023 में, 2024 में 10,000 घटनाएं सामने आई हैं। ठीक है, क्या क्या लागू होता है देखिए आप। ठंड की शुरुआत होते ही दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू होता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, जब प्रदूषण का स्तर दिल्ली में बढ़ता है ना, तो वहाँ पर निर्माण कंस्ट्रक्शन काम को रोक दिया जाता है। देखिए यहाँ पर निर्माण पर रोक, गाड़ियों की एंट्री बंद कर दी जाती है, फैक्ट्रियों पर पाबंदी लगा दी जाती है। तो आप मुझे बताइए, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, यदि आप निर्माण को रोकेंगे, फैक्ट्रियों को बंद करेंगे, तो वहाँ काम करने वाले श्रमिकों के रोजगार पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो आप ये सोच की चिंता कर रहे हैं कि किसानों का क्या होगा, लेकिन आप दूसरी तरफ ये नहीं सोच रहे हैं कि दिल्ली के फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मजदूरों की आजीविका भी तो प्रभावित हो रही है। तो हमको पूरे भारत के हर वर्ग के नागरिकों को देखते हुए इस प्रकार से एक्शन लेना है कि सबका विकास सुनिश्चित हो। ठीक है, दूसरा न्यूज है, तो आप इसको प्रदूषण में जब भी इस प्रकार घटनाएं आएंगी भारत में प्रदूषण की समस्या, तो वहां पर आप इसको लिख सकते हैं, एज एग्जाम्पल पुट कर सकते हैं कि हमको सबको ध्यान में रखते हुए भी इस पर पहल करने की आवश्यकता है। ईवीएम बिहार विधानसभा चुनाव से पूरे देश भर में लागू होगा। क्या लागू होगा कि अब ईवीएम पर प्रत्याशी की कलर फोटो होगी। ठीक है, याद रखना कि ईवीएम पर प्रत्याशी की अभी तक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होती थी, अब वो कलर फोटो होगी। ये कब से लागू हो जाएगा? बिहार विधानसभा चुनाव से लागू हो जाएगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यहाँ से देखिए आप, देश में पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। ठीक है, इसके 30 साल बाद 19 में 1982 को केरल की पारावूर सीट पर ईवीएम से पहली बार वोटिंग हुई थी। तो भारत में पूछा जाए देश में पहली बार वोटिंग कब हुई थी? 1982 में केरल से शुरू हुई थी। ठीक है, तब फोटो नहीं लगते थे, तब उस समय स्टार्टिंग में पूछा जाए आपसे फोटो लगते थे? नहीं लगते थे। 2015 से फोटो लगाना स्टार्ट हुआ, और 2015 से फोटो लगाए गए तो कौन से कलर में होते थे? ब्लैक एंड व्हाइट होते थे, जिससे उनका चेहरा छोटा और धुंधला हो जाता था। लेकिन अब कहा गया है कि ईवीएम में कलर फोटो लगेगी और इसका साइज होगा जो 75% हिस्से में उम्मीदवार का सिर्फ चेहरा दिखेगा, अर्थात अब धुंधला होने की शिकायत नहीं आएगी। लोग अपने उम्मीदवार का चेहरा आसानी से स्पष्ट रूप से क्या कर सकेंगे? देख सकेंगे। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार जो अभियान लॉन्च किया गया है 17 सितंबर को मोदी जी के द्वारा, ठीक है, जो 2 अक्टूबर तक चलेगा अभियान, उसी में एक चैटबॉट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सुमन सखी चैटबॉट। इसको आप ध्यान रखेंगे, या आपसे पूछा जा सकता है कि सुमन सखी चैटबॉट क्या है, यह कब लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, कहाँ से लॉन्च किया गया। तो आपको चारों चीज याद होना चाहिए। ये लॉन्च किया गया 17 सितंबर को, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री जी के द्वारा। कहाँ से? तो मध्य प्रदेश के धार जिले के भैंसोला नामक गांव से। ठीक है, और क्या है ये सुमन सखी चैटबॉट? तो आप देख सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि जो व्यापम द्वारा तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम्स लिए जाते हैं उसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे आप पहले भी देखेंगे हेल्पलाइन नंबर पूछा गया है, तो वैसे ही आपको इस नंबर को याद रखना है, व्हाट्सएप नंबर है। क्या होगा इस सखी चैटबॉट से? चैटबॉट का सीधा मतलब है, जैसे एक इंसान, आप जब हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ परामर्श करने के लिए डॉक्टर्स होते हैं, तो वैसे ही आप डॉक्टर्स की जगह चैटबॉट होंगे। आप व्हाट्सएप करके अपनी जो भी समस्याएं हैं उसको पूछ सकते हैं, महिलाओं से संबंधित ना। देखिए लिखा है, सुमन सखी चैटबॉट में जो महिलाओं का स्वास्थ्य साथी बनेगा। गांव से लेकर शहर तक महिलाएं अक्सर अपनी गर्भावस्था, प्रसव या महामारी जैसी समस्याओं पर खुलकर बात नहीं कर पाती। डॉक्टर या स्वास्थ्य, पहला तो खुलकर बात नहीं कर पाना, दूसरा डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी तक पहुंचना भी आसान नहीं होता। इन्हीं मुश्किलों को हल करने के लिए डिजिटल दीदी देंगी, नाम है सुमन सखी। तो डिजिटल दीदी, सुमन सखी, ये सब नाम है इस चैटबॉट का, आपको ध्यान रखना है। सुमन सखी क्या है हमने ऊपर जो पढ़ लिया उसी का सब विस्तार है, आप इसको एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, इसका महत्व क्या है सुमन सखी का? तो महिलाओं की सेहत और पोषण पर फोकस, परिवार नियोजन, टीकाकरण, प्रसव पूर्व व प्रसवोत्तर जानकारी की सुविधा, ग्रामीण महिलाओं के आशा कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य विभाग के जरिए जोड़ना, मातृ शिशु मृत्यु दर घटाना और स्वास्थ्य सूचकांक सुधारने की उम्मीद है इससे। ठीक है, अगला है उज्बेकिस्तान में फिडे ग्रैंड स्विस अभी चल रहा था, शतरंज से संबंधित टूर्नामेंट है फिडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट, और विमेंस ग्रैंड स्विस चेस टूर्नामेंट में, इन दोनों में हमारे देश के
जो खिलाड़ी हैं उन्होंने इस पे गोल्ड मेडल जीता है, खिताब जीता है। जो फीडे ग्रैंड स्विस का खिताब है वो जीते हैं अनीस गिरी ने, याद रखना अनीस गिरी। और महिला में इसको जीता है वैशाली रमेश बाबू ने। किसने? वैशाली रमेश बाबू ने। तो आप याद रखना है उज्बेकिस्तान में जो फीडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट हो रहा था उसके पुरुष वर्ग में खिताब जीता है अनीस गिरी ने और महिला वर्ग में खिताब जीता है वैशाली रमेश बाबू ने। अब देखिए यहाँ पर एक न्यूज है कूनो। तो कूनो आपको किस लिए प्रसिद्ध है? तो कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। किसके तहत? प्रोजेक्ट चीता के तहत। प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत हुई थी 17 सितंबर 2022 को। जो 7 चीते लाए गए थे, सॉरी 8 चीते, अब उनकी संख्या 25 हो गई है। अर्थात प्रोजेक्ट चीता को अभी तक क्या है? सफलता मिली है। अब यहाँ से जो कूनो नेशनल पार्क से कूनो से मादा चीता धीरा को गांधी सागर अर्थात मंदसौर भेजा जा रहा है, गांधी सागर नेशनल पार्क की तरफ। ठीक है, अर्थात अभी तक सफल साबित हुआ है। 8 से 25 चीते हो चुके हैं भारत में। ठीक है, प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत कब हुई थी? आपको याद होगा 2022 के मेंस पेपर में कूनो नेशनल पार्क के बारे में 4 नंबर में पेपर आपके 5 जियोग्राफी में पूछा गया था। तो आपको याद रखना प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत कब हुई थी? तो 17 सितंबर 2022 को। ठीक है, यहाँ पर एक और है, हमारे मणिपुर राज्य है भारत का, वहां के सिरारा खोंग गांव में 14वां हथई मिर्च महोत्सव शुरू हुआ। ठीक है, आपको याद रखना है ये हथई मिर्च क्या है? जीआई टैग प्राप्त है। मणिपुर की एक मिर्च है जिसका नाम है हथई मिर्च। और इस हथई मिर्च के उत्सव को ही मनाने के लिए हथई मिर्च महोत्सव मनाया जाता है मणिपुर में। तो आपसे पूछा जा सकता है हथई मिर्च महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, आज का आखिरी सेगमेंट, कर्नाटक का कौन सा जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली के लिए स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कहलाता है? फिर से, कर्नाटक का कौन सा जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली के लिए स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कहलाता है? तो उस जिले का नाम है कुर्ग। दूसरा प्रश्न है, भगवान शिव के नटराज रूप की उपासना दक्षिण भारत की किस शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़ी है? नटराज रूप की उपासना दक्षिण भारत की किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई मानी जाती है? तो भरतनाट्यम से। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। आज के न्यूज एनालिसिस में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ठीक है, दूसरी बात, वीडियो मैं जान रहा हूँ फिर से ये लंबा हो जा रहा है, लेकिन यदि आप राज्य स्तर की, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वनडे एग्जाम्स के लिए और मेंस दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप कवर करेंगे, ठीक है, तो आपको जहां पे जो लगता है, मुझे जो भी अभ्यर्थी को लगता है कि ये हमारे काम की चीज है, उसको आप सुनिए, और जहां लगता है कि आपके काम की चीज नहीं है उसको स्किप करके आगे बढ़ जाइए। लेकिन मेरा विश्वास कीजिए कि ये आपके लिए निश्चित तौर पर ये फायदेमंद होने वाला है। जब आगामी किसी भी एग्जाम्स में आप जब उपस्थित होंगे, इस वीडियो एनालिसिस को सुन करके जाएंगे, तो निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। ये मैं तब और कह पाऊंगा जब आप इसके बाद, चूंकि वीडियो एनालिसिस के बाद अभी तक कोई पेपर नहीं हुआ है, अगला जो पेपर होगा उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि हमारी वीडियो एनालिसिस या वीडियो का जो न्यूज करंट अफेयर है वो किस तरह से आपके लिए फायदेमंद रहा। ठीक है, थैंक यू सो मच।